प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस आज हम डिस्कस करेंगे कि अगर एक इंसान प्लांटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ नेग्लिजेंस का केस करता है, उसको सू करता है नेग्लिजेंस के लिए, तो सवाल पैदा होता है कि ये नेग्लिजेंस का बर्डन जो होता है ये प्रूव करने का, ये किस पे होता है। ठीक है, इसमें एक कंसेप्ट हमें पढ़ना है, दैट इज रेस स्पालॉक्विटर। चलिए, जनरल रूल ये है कि ये हमेशा प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है कि डिफेंडेंट जो है वो नेग्लिजेंट। ये सिंपल सी बात है, अगर एक इंसान दूसरे इंसान पे नेग्लिजेंस का केस करता है तो सिंपल सी बात है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा? उसी इंसान पे जिसने ये एलिगेशन लगाई होगी। लॉ ऑफ एविडेंस में आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है, दैट इज बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उस इंसान पे होता है जो किसी चीज को असर्ट करे, जो किसी चीज को अफर्म करे। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं कि इसने मेरी चोरी की, मैं किसी चीज को क्या कर रहा हूं? असर्ट कर रहा हूं, इसने की चोरी। ठीक है, इसने रॉबरी की, इसने रेप किया, ये सारी चीजें जो है ये असर्टिव में है, ये अफर्मेशन है। ठीक है, आपने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा होगा इंग्लिश में। अफर्मेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें हां होती है, हां, यस, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया। लॉ ऑफ एविडेंस का रूल ये है कि जब भी कोई इंसान दूसरे इंसान पे कोई एलिगेशन लगाए, किसी चीज को असर्ट करे, अफर्म करे, बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा उसी पे होता है। आपको समझ में आ गया? मैं कहता हूं कि इसने चोरी की है, मैं इल्जाम लगाता हूं, कोर्ट में ये प्रूव करने का बर्डन किस पे होता है? जो इल्जाम लगाए। आपको समझ में आ गया? उससे अगर मैं कहता हूं इसने चोरी की है, मुझे ये चोरी साबित करनी पड़ेगी, प्रूव करनी पड़ेगी। ठीक है, लेकिन जहां पे प्रिजम्पशंस आती है, प्रिजम्पशन आपने सुना है? जहां पे प्रिजम्पशन आती है वहां पे ये रूल जो है वो अपसाइड डाउन होता है। वहां पे उस इंसान पे ये बर्डन नहीं होता है जो एलिगेशन लगाए, बल्कि वहां पे सीधे ये बर्डन किस पे जाता है? एक्यूज्ड पे। ठीक है, सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी मैंने आपको कहा था, सेक्शन 304B ऑफ आईपीसी कहता है कि जब भी किसी शादीशुदा औरत की मौत हो जाती है और शादी के बाद उसकी मौत 7 साल के अंदर अंदर हो जाती है, ठीक है, और उसकी मौत जो है वो किसी अननेचुरल काज की वजह से हो रही, या तो बर्निंग की वजह से, या तो हैंगिंग की वजह से, या किसी अननेचुरल काज की वजह से। ठीक है, और कोर्ट में यह भी प्रूव हो जाता है दैट सून बिफोर हर डेथ, उसकी डेथ से पहले उसका हस्बैंड या उसके इन लॉज या उसके रिलेटिव्स उसको हरास करते थे, तंग करते थे। किस चीज के लिए? डाउरी के लिए। अब कोर्ट प्रिज्यूम करता है, कोर्ट मान के चलता है कि ये डेथ जो है ये डाउरी डेथ ही है। दैट मीन्स कोर्ट प्रिज्यूम करेगा कि नहीं, इसकी मौत जो है या तो इसके हस्बैंड ने की होगी, या तो इन लॉज ने की होगी, या तो रिलेटिव्स ने की होगी। ठीक है, दैट मीन्स यहां पे बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है? अब एक्यूज्ड पे। एक्यूज्ड कौन है यहां पे? या तो हस्बैंड, या तो इन लॉज, या तो रिलेटिव्स। उन्हें प्रूव करना पड़ेगा कि हमने नहीं किया है। कैसे वो प्रूव करेंगे कि हमने नहीं किया है? कैसे वो प्रूव करेंगे कि नहीं, हमने नहीं किया, हमने इसको नहीं मारा? कैसे वो प्रूव करेंगे? या तो वो कोर्ट में ये प्रूव करेंगे कि जैसे आप इसकी मौत जो है वो 7 साल के बाद हुई है, क्योंकि डाउरी डेथ तब मानी जाती है जब शादीशुदा औरत की मौत 7 साल के अंदर अंदर हो जाती है। अब 7 साल के बाद होगी, वो कोर्ट में प्रूव करेंगे कि नहीं, इसकी मौत 7 साल के बाद हुई। ठीक है, ऐसे वो प्रूव करेंगे कि हमने इसको नहीं मारा। दूसरा, वो ये प्रूव कर सकते हैं कि इसकी मौत जो है वो नेचुरल थी, वो अननेचुरल नहीं थी। ना ही इसकी मौत हैंगिंग की वजह से हुई है, ना ही बर्निंग की वजह से हुई है, और ना ही किसी अननेचुरल काज की वजह से हुई है। ठीक है, या तो वो ये प्रूव करेंगे कि जैसा आपके बीबी हमने इसको डाउरी के लिए हरास किया ही। ठीक है, मैं आपको कह रहा था कि जहां पे प्रिजम्पशन आती है, प्रिजम्पशन में ये बर्डन ऑफ प्रूफ सीधे जाता है किस पे? एक्यूज पे। यहां पे उनको प्रूव करना पड़ेगा कि हमने नहीं किया, लेकिन कोर्ट क्या प्रिज्यूम करेगा? इन्होंने ही किया है। आपको समझ में आ गया? नेग्लिजेंस में जो जनरल रूल है वो ये है दैट इट इज ऑलवेज फॉर द डिफेंडेंट टू प्रूव, इट इज ऑलवेज फॉर द प्लेंटिफ टू प्रूव दैट द डिफेंडेंट वाज नेग्लिजेंट। ठीक है, दैट मीन जो इनिशियल बर्डन होता है वो हमेशा किस पे होता है? प्लेंटिफ पे। अगर मैं आपके खिलाफ नेग्लिजेंस का केस करता हूं,
आप पे ये नेग्लिजेंस साबित करने के लिए ये बर्डन मुझ पे है। मैं कौन हूं? प्लेंटिफ हूं। ठीक है, लेकिन एक बार जब इसने ये प्रूव किया कि जज साहब इसकी नेग्लिजेंस थी और ये प्रूव करने में प्लेंटिफ कामयाब भी होता है, तो अब उसका ओनर जो है वो उससे डिस्चार्ज होता है, उसकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। इसे जो प्रूव करना था वो उसने प्रूव किया। आपको समझ में आ गया? अब किसकी बारी है? अब किसकी बारी है? डिफेंडेंट की। डिफेंडेंट को क्या प्रूव करना पड़ेगा कि जज साहब मैंने अगर नेग्लिजेंस की तो क्यों की। आपको समझ में आ गया? मिसाल के तौर पे वो ये कह सकता है कि जज साहब मेरा एक्टिंग नेग्लिजेंट है, लेकिन मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, मैं इस एक्सीडेंट को अवॉइड कर ही नहीं पाया। इट इज द केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। इट इज द केस ऑफ इनएविटेबल एक्सीडेंट। ठीक है, जज साहब यहां से 10 बच्चे थे, यहां से एक बच्चा था, मेरी गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया था, अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था बजाय इसके कि मैं गाड़ी एक बच्चे की तरफ ठोकूं, मैं इसको अवॉइड नहीं कर पाया। आपको समझ में आ गया? या वो ये कह सकता है कि जज साहब ये नेग्लिजेंस जो है ये इसमें खाली मेरी गलती नहीं है, इसमें प्लेंटिफ की भी गलती है। और जब किसी नेग्लिजेंस के एक्ट के लिए दोनों का कंट्रीब्यूशन होता है, थोड़ी सी गलती इसकी, थोड़ी सी गलती इसकी, तो उससे हम कहते हैं कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। क्या कहते हैं? कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। वो नेग्लिजेंस होती है जिसमें दोनों पार्टीज का कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए उसको कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस कहते हैं। जैसा मैं 120 की स्पीड से गाड़ी चला रहा था, लेकिन ये जो इंसान है ये तो हुश-मुश है हाईवे, इसने इधर उधर नहीं देखा, मेरी भी गलती है, इसकी भी गलती है। आपको समझ में आ गया? और ये याद रखो, डायरेक्ट एविडेंस जो होती है, डायरेक्ट नेग्लिजेंस में डायरेक्ट एविडेंस जो होती है वो जरूरी नहीं होती। डायरेक्ट एविडेंस मैंने आपको कहा था, डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस होते हैं जहां पे किसी इंसान के पास फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी या पर्सनल नॉलेज होगी किसी इवेंट की जो हुआ है। अगर कहीं पे कोई चीज हुई है, कहीं पे कोई कांड हुआ है, मुझे उस कांड के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज है या पर्सनल नॉलेज है। ठीक है, और जब भी किसी इंसान को किसी इवेंट के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज होती है या पर्सनल नॉलेज होती है, उसे हम कहते हैं कि ये इंसान जो है ये आई विटनेस है। क्या है? आई विटनेस, चश्मदीद गवाह। ठीक है, चश्मदीद गवाह उसको कहते हैं जिसने अपनी आंखों से कुछ होते हुए देखा है, या अगर कहीं पे कुछ ऐसा था जिसको एक इंसान देख नहीं सकता बल्कि सुन सकता है, ये कहेगा कि जैसा मैंने अपने कानों से सुना। अब अगर इवेंट कुछ ऐसा है जिसको एक इंसान ना ही देख सकता है ना ही सुन सकता है बल्कि किसी सेंस से परसीव कर सकता है, स्मेलिंग सेंस से या किसी और सेंस से, तो उसकी डायरेक्ट एविडेंस क्या है? जब वो कोर्ट में ये कहे कि जैसा जो हुआ है मैंने खुद अपनी सेंस से उसे परसीव किया है। मिसाल के तौर पे अगर कहीं पे कोर्ट को ये प्रूव करना था कि गैस लीकेज हुआ है या नहीं हुआ है, गैस लीकेज चूंकि हम उसको देख नहीं सकते, हम उसे सुन नहीं सकते बल्कि सूंघ सकते हैं, हम इसे स्मेल कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं। यहां पर डायरेक्ट एविडेंस क्या है? जब कोई कोर्ट में ये कहे कि जैसा मैंने खुद अपनी सेंस से उसे परसीव किया, फील किया। ठीक है, चौथा अब जो हुआ है एक इंसान ना ही उसे देख सकता है, ना ही सुन सकता है, ना ही किसी सेंस से परसीव कर सकता है, बल्कि जो हुआ है उसके मुताल्लिक एक इंसान अपने दिमाग में कोई ओपिनियन होल्ड कर सकता है। क्या कर सकता है? ओपिनियन होल्ड कर सकता है। अब इसमें डायरेक्ट एविडेंस क्या है? डायरेक्ट एविडेंस क्या है इसमें? वो कोर्ट में क्या कहना चाहिए? जैसा मैंने खुद इस इवेंट के बारे में ये ओपिनियन होल्ड किया। मैंने आपको मिसाल दी थी, आप मेरे लेक्चर्स नहीं सुनते हैं, सेक्शन 3 आप देख लेना यूट्यूब पे। जब आसिया नीलोफर का केस हुआ 2009 में, शोपियान वाला, आप उस दिन छोटे होंगे, सुना था अभी आसिया नीलोफर केस के बारे में, जब कश्मीर में 2 महीने तक 2.5 महीने तक हड़ताल चली, तो वहां पे कोर्ट को यह देखना था कि क्या उनका रेप हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, उसमें डॉक्टर को अपॉइंट किया गया, डॉक्टर को यह देखना था मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद, डॉक्टर को यह देखना था वेदर दे हैव बीन रेप्ड और नॉट। ठीक है, अब यहां पे डॉक्टर की एविडेंस जो है,
अगर डॉक्टर कोर्ट में यह कहे कि जज साहब मुझे जो काम सौंपा गया था, तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि उनका रेप हुआ है या नहीं हुआ, जो भी, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट एविडेंस वो कब बन जाएगी? जब वो कोर्ट में आके खुद कहे, कोर्ट में आके खुद कहे। वहां पे वो क्या कह सकता है? जैसे आप तमाम मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा, लेकिन शर्त है कि वो कोर्ट में खुद कहना चाहिए। आपको समझ में आ गया? यहां पे हम कह सकते हैं चारों सिचुएशंस में ये एविडेंस जो है वो डायरेक्ट एविडेंस है। आपको समझ में आ गया? लेकिन एक इंसान जब कोर्ट में ऑरल एविडेंस देता है, जुबानी एविडेंस देता है, तो वो कभी भी ऑरल एविडेंस हियर से नहीं दे सकता। हियर से एविडेंस वो एविडेंस होती है जहां पे एक इंसान को किसी इवेंट के बारे में फर्स्ट हैंड नॉलेज नहीं होती है, पर्सनल नॉलेज नहीं होती है, लेकिन उसने जो सुना है, उसके पास जो इल्म आ गया, वो उसने किसी और से डिराइव की है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैंने किसी को मारते हुए देखा, ठीक है, या मैं कॉलेज में आके इससे कहता हूं कि मैंने ऐसा देखा, ठीक है, ये कोर्ट में गवाही दे सकता है? कोर्ट में गवाही दे सकता है? क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इसकी एविडेंस जो है वो डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, वो हियर से एविडेंस है। क्या है? हियर से एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस हमेशा किसकी चलेगी? उसी की चलेगी जिसके पास कौन सी नॉलेज होगी? पर्सनल नॉलेज होगी, फर्स्ट हैंड नॉलेज होगी, जो चश्मदीद गवाह होगा। ठीक है, अब नेग्लिजेंस में डायरेक्ट एविडेंस पॉसिबल नहीं होती है हर बार। इन नेग्लिजेंस डायरेक्ट एविडेंस इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी, बल्कि जरूरी नहीं है। नेग्लिजेंस को साबित करने के लिए कोर्ट में डायरेक्ट एविडेंस जरूरी नहीं होती है। अब एक इंसान का एक्ट नेग्लिजेंट एक्ट था या नहीं था, वो कोर्ट इन्फर करता है। किससे? सर्कमस्टेंसेस से। किससे? सर्कमस्टेंसेस से। जो हुआ है, किन हालातों में एक इंसान ने कोई एक्ट किया है, कोर्ट को क्या देखना है? वो एक्ट क्या है? नेग्लिजेंट है या नहीं है। अब एक इंसान नेग्लिजेंट था या नहीं था, क्योंकि डायरेक्ट एविडेंस पॉसिबल नहीं है इस केस में, तो कोर्ट को डिसीजन तो देना है कि ये नेग्लिजेंट था या नहीं था। कैसे देगा वो? सर्कमस्टेंसेस से। आपको समझ में आ गया? सर्कमस्टेंसेस से कोर्ट देखेगा। ठीक है, लेकिन जब प्लेंटिफ फेल हो जाता है, एक प्लेंटिफ डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस को कोर्ट में साबित कर ही नहीं पाता है, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, प्लेंटिफ ने जो डिफेंडेंट के खिलाफ केस किया होगा, कोर्ट उस केस को क्या करेगा? डिसमिस करेगा। अब जनरल रूल है, प्लेंटिफ को हमेशा यह बर्डन जो है नेग्लिजेंस का, वो कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, नेग्लिजेंस का केस को साबित करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद उसका बर्डन जो है वो उससे डिस्चार्ज होता है। अभी मैंने आपको कहा, ठीक है, वो बर्डन जो है वो उस पर डिस्चार्ज होता है, उससे बरी होता है। अब उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। अब ये ओनस जो है वो शिफ्ट होता है किस पे? डिफेंडेंट पे। उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? आइदर इट इज द केस ऑफ इनएविटेबल एक्सटेंट और इट इज द केस ऑफ कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। आपको समझ में आ गया? लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पे प्लेंटिफ को यह बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है, और एक इंसान की नेग्लिजेंस जो है, डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था या नहीं था, वो कोर्ट ड्रॉ करता है कि एक इंसान नेग्लिजेंट था या नहीं था। ठीक है, किससे? फैक्ट्स ऑफ द केस से, सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस से। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो केस खुद ही बोलता है कि ये डिफेंडेंट जो है नेग्लिजेंट था या नहीं था। कौन बोलता है? फैक्ट्स। केस के जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स खुद ही बोलते हैं कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था या नहीं था। आपको समझ में आ गया? इसको हम कहते हैं रेस इस्पा लॉक्यूटर। द फैक्ट स्पीक्स फॉर इटसेल्फ। फैक्ट स्पीक फॉर इटसेल्फ। प्लेंटिफ को डिफेंडेंट की नेग्लिजेंस को प्रूव करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है, क्योंकि जो नेग्लिजेंट एक्ट होता है वो एक्ट खुद ही बताता है, उस केस के फैक्ट्स खुद ही बताते हैं कि एक इंसान नेग्लिजेंट था या नहीं था। ठीक है,
केस के जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स जबान ईमान, क्या शिवान, जबान, वो खुद ही बोलते हैं कि ये इंसान जो है ये नेग्लिजेंट था या नहीं था। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले भी कहा था नेग्लिजेंस की वजह से क्या होगा, नेग्लिजेंस की वजह से क्या होगा, एक्सीडेंट होता है। नेग्लिजेंस की वजह से एक्सीडेंट होता है। ठीक है, और जो एक्सीडेंट हुआ है वो एक्सीडेंट नहीं होता, तब तक नहीं होता जब तक कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं था। ये फैक्ट्स ऑफ द केस खुद ही बोलते हैं कि एक्सीडेंट नहीं होता अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता। अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट आशा के एक्सीडेंट का सामने दिल की, आपको समझ में आ गया। दैट मीन्स जो हुआ है वो उससे कोर्ट एक ही इन्फ्रेंस निकालता है। ठीक है, इस एक्सीडेंट से कोर्ट एक ही इन्फ्रेंस निकालता है। व्हाट इज दैट इन्फ्रेंस? द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द डिफेंडेंट वुड नॉट हैव बीन नेग्लिजेंट। एक ही इन्फ्रेंस। वो इन्फ्रेंस क्या है? नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। एक्सीडेंट तब तक नहीं होता जब तक कि डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता। आपको समझ में आ गया? एक ही इन्फ्रेंस निकलती है। व्हाट इज दैट? व्हाट इज दैट इन्फ्रेंस? नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। आपको समझ में आ गया? और जब किसी एक्सीडेंट से, नेग्लिजेंस की वजह से जो एक्सीडेंट हुआ है, अगर उस एक्सीडेंट से कोर्ट एक ही इन्फ्रेंस निकालता है, वो इन्फ्रेंस से है दैट द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द डिफेंडेंट वुड नॉट हैव बीन नेग्लिजेंट। ठीक है, इस सिचुएशन में रेस इस्पा लॉक्यूटर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। ठीक है, क्योंकि फैक्ट जो है वो खुद बताते हैं। क्या बताते हैं? एक्सीडेंट नहीं होता अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता। आपको समझ में? एक ही इन्फ्रेंस। ठीक है, और जब किसी एक्सीडेंट से कोर्ट एक ही इन्फ्रेंस निकालता है, ठीक है, वहां पे रेस इस्पा लॉक्यूटर का प्रिंसिपल अप्लाई होता है। आपको समझ में आ गया? मैंने आपको एक केस बोला था, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवंती, एमसीडी वर्सेस सुभागवंती। इस केस में चांदनी चौक दिल्ली में जो क्लॉक टावर सिचुएटेड है वो एक दिन कोलैप्स हो गया और उसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। अब चूंकि क्लॉक टावर जो होता है वो किसके कंट्रोल में होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की, म्युनिसिपैलिटी की। ठीक है, और ये क्लॉक टावर जो था इसकी टर्म जो है वो एक्सपायर हो गई थी। इसका जो लाइफ स्पैन था वो एक्सपायर हो गया था। इंजीनियर्स ने कहा था कि कभी भी ये गिर सकता है क्योंकि इसकी एज जो है, इसकी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है। ठीक है, और वो किसके कंट्रोल में था? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ये क्लॉक टावर जो था इट वाज 80 इयर्स ओल्ड, लेकिन इसकी नॉर्मल लाइफ जो थी वो खाली 40 to 45 इयर्स थी। कितने साल का था ये? 80 साल का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड ही किया कि क्लॉक टावर का गिरना जो है व्हाट इज इट? इट इज एन एक्सीडेंट। इट इज एन एक्सीडेंट। ठीक है, ये एक्सीडेंट नहीं होता अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता। ठीक है, यहां पे ये जो क्लॉक टावर का गिरना जो है ये अपनी कहानी खुद ही बोल रहा है और बना पैमाने वर्ष के अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट आशा के। हु इज द डिफेंडेंट इन दिस केस? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली। आपको समझ में आ गया? दैट मीन्स इस एक्सीडेंट से कोर्ट ने एक ही इन्फ्रेंस निकाली। वो इन्फ्रेंस से है दैट द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द डिफेंडेंट वुड नॉट हैव बीन नेग्लिजेंट। यहां पे कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई होगा? रेस इस्पा लॉक्यूटर, क्योंकि फैक्ट जो है वो अपनी कहानी खुद ही बोलते हैं। आपको समझ में आ गया? लेकिन अगर किसी केस से, अगर किसी एक्सीडेंट से कोर्ट को दो इन्फ्रेंस आती है, कोर्ट के सामने दो इन्फ्रेंस आती, एक इन्फ्रेंस नहीं आती बल्कि दो इन्फ्रेंस, whether the defendant had been negligent or not, whether he has been negligent, एक इन्फ्रेंस, or not, दूसरी इन्फ्रेंस। ठीक है, पहले वाली सिचुएशन में क्या थी? एक ही इन्फ्रेंस। व्हाट वाज दैट इन्फ्रेंस? डिफेंडेंट नेग्लिजेंट था। अगर वो नेग्लिजेंट नहीं होता तो एक्सीडेंट नहीं होता। वहां पे रेस इस्पा लॉक्यूटर का प्रिंसिपल अप्लाई होगा। लेकिन जहां पे किसी केस से, किसी एक्सीडेंट से दो इन्फ्रेंसेस
कोर्ट के सामने आएगी, ठीक है, तो वहां पे रेस इस्पालॉक्यूटर का प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। आपको समझ में आ गया? केस है एसके आलिया बकास वर्सेस द्वेंद्र नाथ। इस केस में एक ऑटो रिक्शा था, ऑटो रिक्शा चलाने वाला था और उसके रिक्शा में कुछ सवारियां बैठी थी। वो रास्ते से चल रहा था, उसने एक फास्ट अप्रोचिंग ट्रेन को देखा, ठीक है। अब चूंकि उसने ट्रेन को देखा, अब उसे क्या करना था? उसे रुकना था। कब तक? जब तक कि ट्रेन क्रॉस न करती। लेकिन बजाय इसके कि रुकता, इसने क्रॉस किया, ठीक है, और ट्रेन का जो टक्कर है वो उसके पीछे वाले साइड पे आ गया। आपको समझ में आ गया? तो इसकी वजह से जो इसमें सवारियां बैठी थी वो इंजर हो गई, ठीक है, और उन्होंने इसके खिलाफ केस कर दिया। किसके खिलाफ? रिक्शा ड्राइवर के खिलाफ, ठीक है। अब कोर्ट ने कहा कि ये एक्सीडेंट नहीं होता अगर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट नहीं होता। हु इज द डिफेंडेंट इन दिस केस? ऑटो रिक्शा ड्राइवर। आपको समझ में आ गया? इस केस से कोर्ट ने एक ही इन्फ्रेंस निकाली कि ये ऑटो रिक्शा एक्सीडेंट नहीं होता, ये खाली इस वजह से हुआ कि रिक्शा वाला नेग्लिजेंट था। अगर ये नेग्लिजेंट नहीं होता तो ये एक्सीडेंट कभी नहीं होता। आपको समझ में आ गया? दैट मींस कोर्ट ने यहां से इस केस से कितनी इन्फ्रेंस निकाली? एक ही। व्हाट इज दैट? दैट द एक्सीडेंट वुड नॉट हैव हैपेंड इफ द डिफेंडेंट वुड नॉट हैव बीन नेग्लिजेंट, ठीक है। लेकिन अगर एक एक्सीडेंट जो है, अगर कोर्ट के सामने दो एक्सप्लेनेशन आएंगी, दो इन्फ्रेंसेस आएंगी, ठीक है, तो यहां पे ये प्रिजम्पशन रेज नहीं होगी। पे प्रिजम्पशन जो है, कौन सी प्रिजम्पशन? नेग्लिजेंस ऑफ द डिफेंडेंट। कोर्ट प्रिज्यूम करता है, जब किसी एक्सीडेंट से एक ही इन्फ्रेंस निकलती है, कोर्ट प्रिज्यूम करता है, कोर्ट मान के चलता है कि नेग्लिजेंट ही था, ठीक है। बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पे है। अब उसे क्या प्रूव करना पड़ेगा? कि मैं नेग्लिजेंट नहीं था। लेकिन जिस किसी एक्सीडेंट से कोर्ट दो इन्फ्रेंसेस निकालता है, तो उस सिचुएशन में ये प्रिंसिपल रेस इस्पालॉक्यूटर का प्रिंसिपल जो है वो अप्लाई नहीं होता, ठीक है। थैंक यू।